हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक कला की ओर चलते हुए हम बंगाल शैली को पार करते हुए कुछ बंगाल शैली से जुड़े हुए चित्रकार, कुछ शांति निकेतन के चित्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। और नंदलाल बोस के प्रमुख शिष्यों में से एक रामकिंकर बैज के बारे में आज हम बात करेंगे। आधुनिक चित्रकला के चित्रकार कह सकते हैं, आधुनिक मूर्ति कला के जन्मदाता कह सकते हैं, आधुनिक मूर्ति कला को प्रयोग करने वाले पहले चित्रकार रामकिंकर बैज और आधुनिक भारत के पहले मूर्तिकार इस हिसाब से। हालांकि इससे पहले देवी प्रसाद राय चौधरी ने मूर्तियां बनाई थी, लेकिन उनकी तकनीकी जो थी वो प्राचीन ही थी, या हम कहें पुरानी थी। नई तकनीकियों का प्रयोग करने के कारण रामकिंकर बैज जो है 19वीं 20वीं शताब्दी के पहले मूर्तिकार कहे जाते हैं। तो चलिए हम 20वीं शताब्दी के पहले मूर्तिकार, नंदलाल बोस के शिष्य और एक अच्छे चित्रकार के विषय में आज आपको बताएंगे। और हाँ, इनसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी से लेके बड़ी परीक्षा, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की, पीजीटी की, हर परीक्षा में इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जब हम बात करते हैं रामकिंकर बैज की, तो रामकिंकर बैज जिनका जन्म सन 1906 या 10, दो टाइम पीरियड मिलते हैं, तो इनमें मोस्टली 6 माना जाता है। तो 1906 अथवा 10 में इनका जन्म हुआ था। ये एक मूर्तिकार थे, एक चित्रकार थे। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि एक मूर्तिकार के रूप में आप इन्हें जान सकते हैं, एक चित्रकार के रूप में भी इन्हें आप देख सकते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था जब हम देखते हैं, तो 1906 ईस्वी में बांकुड़ा जिले के जुग्गीपाड़ा ग्राम में, या जुग्गीपाड़ा ग्राम में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मतलब ये बंगाल से जुड़े रहे हैं। और तो अगर ये बंगाल से जुड़े रहे हैं तो एक बहुत कॉमन चीज मैं आपको बताऊं कि अगर बंगाल से जुड़े रहे हैं और 1940 के मध्य इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने अकाल से जुड़े हुए चित्र जरूर बनाए होंगे, क्योंकि बंगाल में उस समय 1940 ईस्वी में अकाल पड़ा था। तो सारे चित्रकार जो बंगाल से जुड़े रहे हैं उन्होंने अकाल से संबंधित चित्र बनाए हैं, है ना। इन्होंने भी बनाए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं इनकी शिक्षा कहाँ से हुई। तो इनकी शिक्षा शांति निकेतन से हुई। और शांति निकेतन में किसके पास, इन्होंने नंदलाल बोस के पास कला की शिक्षा ग्रहण की। तो एक तरीके से जब आप देखेंगे तो नंदलाल बोस इनके कला गुरु हैं। इन्होंने पढ़ा कहाँ से, तो शांति निकेतन से पढ़ा। और एक शिक्षक के रूप में भी ये शांति निकेतन में ही मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। अब यहाँ एक चीज आपने देखी कि इससे पहले विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे, वो भी शांति निकेतन में ही पढ़े थे और वहीं पढ़ाया था उन्होंने। नंदलाल बोस जिन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय से शिक्षा ली थी और शांति निकेतन में पढ़ाया था, और ये भी शांति निकेतन के ही मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष हो गए। तो कई ऐसे भी चित्रकार या शिष्य उनके रहे हैं जो वहीं पढ़े और वहीं पढ़ाने लगे थे। इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1942 ईस्वी में हुई। हालांकि एक चीज और यहाँ पर बताऊं कि कभी भी रामकिंकर बैज ने अपनी प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी लगाई ही नहीं। इनके चित्र लेके जबरदस्ती एक तरीके से लगवाए जाते थे। ये अपनी कला को बाजारू कला नहीं समझते थे, और इसीलिए कई बार इन्होंने यामिनी राय पर कई कठिन टिप्पणियां भी की। जैसे ऐसा लगता था ना कि ये उनसे थोड़ा सा अलग काम करते थे और ये उन पर टिप्पणी करते रहते थे। तो 1942 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी नई दिल्ली में, पर इन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्र प्रदर्शनी नहीं लगाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके पुरस्कार अगर हम देखें इनको क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो सन 1970 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा पहला पद्मश्री पुरस्कार किस चित्रकार को मिला है। आपको बताना है कमेंट में कि पहला पद्मश्री पुरस्कार किस चित्रकार को मिला है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। और पहला पद्म भूषण मिला था यामिनी राय को 1955 में, ये भी आपको याद रखना है। पहला पद्म विभूषण नंदलाल बोस को, मतलब इनके गुरु को, मिला था 1954 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पद्म विभूषण नंदलाल को, पहला पद्म भूषण यामिनी राय को, और पहला पद्मश्री किसको मिला है आपको ये बताना है। अब 55 में इसलिए मिला था, आगे जब यामिनी राय को पढ़ाऊंगी या बताऊंगी तो आपको बताऊंगी, क्योंकि 54 में उद्घोषणा हो गई थी, पर किसी कारण से वो
उसको लेने नहीं आ पाए थे तो 55 में उनको मिला था, ये नंदलाल को मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इनसे जुड़ी हुई चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन इनके पद्म भूषण से पूछ सकता है, इनकी प्रदर्शनी भी पूछी जा सकती है, इनका जन्म स्थान या जन्म पूछा जा सकता है, एक ये पूछा जा सकता है किस विधा के कलाकार हैं, तो ये मूर्तिकार हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला आता है कि इन्होंने मूर्तियां किस माध्यम में बनाई। तो सबसे पहले ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने परंपरागत माध्यम को छोड़ा और इन्होंने सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर से मूर्तियां बनाई। इनके लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता था, एक तरीके से देखें, कि इनके पास कोई महंगा माध्यम हो कला के लिए। इनका कहना था कि कला केवल भाव की भूखी है, मैं जो पाऊंगा, जहां पाऊंगा वहां कला बना दूंगा। और मोस्टली ये अपनी चित्राकृतियां या मूर्तियां, ये मूर्तियां अपनी खुले मैदान में बनाते थे, ताकि कोई ऐसा नहीं था कि इनकी मूर्तियों को कवर करके रखा जाए या कहीं ढक के रखा जाए या लोगों को देखने के लिए कोई टैक्स देना पड़े। तो इन्होंने बिल्कुल खुले में मूर्तियां बनाई, कंक्रीट में बनाई, सीमेंट में बनाई और पत्थर में बनाई। तो ये चीज भी इनकी काफी अलग है। अब भाई जब खुले मैदान में बनाएंगे तो कितनी भी धूप हो, कितनी भी सर्दी हो, उसमें काम करना काफी कठिन हो जाता है इनके लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया। इनकी मूर्तियां, अब हम इनकी मूर्तियों को देखेंगे कि राम किंकर बैज ने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हर परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेट में चित्र दे के पूछ लेते हैं या फिर आपको ये नाम दे के पूछ लेते हैं, कभी उसका संग्रह पूछ लेते हैं, कभी उसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। संथाल फैमिली विद डॉग, ठीक है, ऐसे ही कन्या और कुत्ता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये है संथाल फैमिली विद डॉग, जो कि सीमेंट में बनी हुई है और शांति निकेतन में 1938 में इन्होंने बनाई थी। है कहाँ, शांति निकेतन में स्थित है ये। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 427 सेंटीमीटर है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संथाल फैमिली विद डॉग शांति निकेतन में बनी है, 1938 में इन्होंने बनाई और ये 427 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर आप देखेंगे ये संथाल फैमिली विद डॉग मूर्ति है, जिसमें आप देखेंगे एक तराजू की तरह एक बांध रखा है उन्होंने कंधे पर, जिसमें उनकी एक बच्ची भी यहाँ पे बैठी हुई है, एक कुत्ता है यहाँ पर, ये संथाल की पत्नी है। तो ये संथाल फैमिली को जाते हुए दिखाया, काफी ऊर्जा से भरा हुआ। फिर आता है सुजाता सरीखे, इनकी एक मूर्ति है। यक्ष यक्षिणी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है, यक्ष यक्षिणी जो कि 24 फीट ऊंची है, सीमेंट और कंक्रीट की बनी हुई है मूर्ति है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में ये मूर्ति संग्रहित है, तो यह वहां पर स्थित है। यक्ष यक्षिणी मूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में ये स्थित है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि हार्वेस्ट, हार्वेस्ट की मूर्ति जो है सीमेंट कंक्रीट की है, हार्वेस्ट या मजदूर हम कह सकते हैं। तो ये मूर्ति भी इनकी सीमेंट या कंक्रीट में बनी हुई है। ठीक है, पिकनिक डे इनकी मूर्ति है। आपको बताना है पिकनिक डे चित्र किस चित्रकार का है। मैं आगे आपको जो पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि पिकनिक डे चित्र किस चित्रकार का है। मिल्क हॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूर्ति, 1956 में इन्होंने शांति निकेतन में बनाई। मिल की पुकार या मिल्क हॉल, ये भी याद रखना। देखिए साधारण जनजीवन को ये बनाते थे, नॉर्मल मजदूर वर्ग को ये चित्रित करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। मदर गॉडेस या मातृ देवी की मूर्ति, एक मातृत्व भी मूर्ति इन्होंने बनाई है। लेडी विद डॉग, इस मूर्ति को कई लोग लेडी विद डॉग समझ लेंगे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे पूरी फैमिली है। ठीक है, कच्छ देवयानी, इन्होंने मूर्ति बनाई है। एक कच्छ देवयानी भित्ति चित्र है, एक कच्छ देवयानी चित्र है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है आपको, तो आपको ये बताना है कि कच्छ देवयानी चित्र किसका है, कच्छ देवयानी भित्ति चित्र किसका है, और मूर्ति तो इनकी है ही। आभा रानी एक इनकी मूर्ति है। दोपहर की विश्रांति या श्रमिक, ये भी एक मूर्ति है, विश्राम। बुद्ध की प्रतिमा जो कि शांति निकेतन में स्थित है, इन्होंने बनाई है। लैंप एंड स्टैंड इंपॉर्टेंट है, ये अमूर्त में इनकी मूर्ति बनी हुई है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ये मूर्ति है मूर्त है, तो अमूर्त मतलब एक
सांकेतिक रूप में मूर्ति को बना देना। लैंप एंड स्टैंड जो मूर्ति है अमूर्त में बनी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रविंद्रनाथ का पोर्ट्रेट इन्होंने मूर्ति में बनाया है। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा भी, एक अच्छे स्तर से इन्होंने इसे बनाया हुआ है। रविंद्रनाथ का पोर्ट्रेट इनकी पहली अमूर्त प्रतिमा थी और इसको पोएट नाम भी दिया था। ये कांस में इन्होंने बनाई है 1938 ईस्वी में, और 1984 ईस्वी में इसे बालाटन झील हंगरी के किनारे स्मारक के रूप में रख दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है, ये आपको याद ही रखना है क्योंकि इनसे जुड़ी हुई कोई भी बात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती है ना। अब इनके चित्रों की बात करें तो इनके एक अच्छे चित्रकार भी थे ये, जिसमें आता है कलेवर बासी, इंपॉर्टेंट है, घर की ओर, सुजाता, कन्या और कुत्ता, ये मूर्ति भी है और इनका चित्र भी है। अनाज की ओसाई, अच्छा एक चित्र मैंने कल आपको बताया था, अधिक अन्न उपजाऊ, ये चित्र किस चित्रकार का है? चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि अधिक अन्न उपजाऊ चित्र किस चित्रकार का है। अनाज की ओसाई जबकि रामकिंकर बैज का है। शीतकालीन मैदान, ये चित्र जो है रामकिंकर बैज का है। मेघाच्छादित संध्या, ये चित्र भी रामकिंकर बैज का है। निर्माण रामकिंकर बैज का है। कृष्ण जन्म रामकिंकर बैज के द्वारा बनाया गया चित्र है। और माँ बेटा इन्होंने घनवादी शैली में बनाया। एक बात यहाँ पर बता दूं कि इन्होंने घनवाद, यथार्थवाद और अभिव्यंजनावाद में कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन घनवाद में ज्यादा इन्होंने चित्रों में काम किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि सब घनवाद में किया है, ठीक है। ये माँ बेटा जो इन्होंने घनवादी शैली में बनाया, ये टेम्परा माध्यम में बना हुआ है। एक अकाल, मैंने बताया था कि जो भी बंगाल शैली से जुड़े हुए चित्रकार होंगे या बंगाल से किसी तरीके से भी जुड़े रहे होंगे तो वो अकाल को जरूर चित्रित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1940 के समय में जो चित्रकार थे, जो चीज उन्होंने देखी, जो चीज उन्होंने महसूस की, जो उन्होंने झेली, उसे ही उन्होंने चित्रित किया। अगला इनका काल ऑफ द मिल, ये चित्र भी है। मिल काल इनकी मूर्ति भी है और काल ऑफ द मिल चित्र भी है। एक तरीके से ऐसा देख सकते हैं कि जब हम कोई मूर्ति या कोई चीज बनाते हैं तो उसका एक ग्राफ टाइप का अपनी कॉपी पर बना लेते हैं, वैसे ही इन्होंने भी उसका एक पहले आधार बनाया, फिर वो अच्छा लगा चित्र बना दिया और उसी के आधार पर इन्होंने मूर्ति भी बना दी, ठीक है। ये ललित कला अकादमी में बना हुआ है काल ऑफ द मिल। इनके चित्र श्रृंखला जो है तो होमवर्ड बाउंड है, जो कि जल रंग में बनी हुई है, ठीक है, एक वाउल श्रृंखला से भी है और ये नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रामकिंकर बैज एक ऐसे चित्रकार हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे चित्रकार हैं जो अगर इन्हें अपनी कला से संतुष्टि नहीं मिलती थी तो बहुत ज्यादा ये सृजित करने के उसमें नहीं रहते थे। संतुष्टि नहीं मिली, ये अपने कैनवास को फिर पोत देते थे और दोबारा उस पर नया काम शुरू कर देते थे। अगर मान लीजिए कि इनके घर में बारिश हो रही है, ये ऐसा करते थे, ये लिखित प्रमाण है कि अगर बारिश हो रही तो ये अपनी पेंटिंग लगा देते थे बारिश से बचने के लिए, कि बारिश अंदर ना आए, भले ही पेंटिंग भीगे तो भीगे। ऐसे चित्रकार राम किंकर बैज थे। हम अब इनकी कला यात्रा देख लेते हैं। ये शुरुआत में क्या जल रंग में चित्र बनाते थे भाई, क्योंकि उस समय शांति निकेतन का जितना चित्रकार था जल टेम्परा में काम ही करता था। धीरे धीरे इन्होंने तैल रंग को अपना लिया और इनका जल रंग कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी के समान था। जो जल रंग में इन्होंने काम किया वो विनोद बिहारी मुखर्जी के समान था, क्योंकि ये उन्हीं के लगभग सहपाठी और उनसे थोड़ी बहुत शिक्षा भी लेने वाले चित्रकारों में से एक थे। तो इनको जो है जल रंग में भी इन्होंने काम किया, वो विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता था। और बाद में इन्होंने तैल रंग को अपना लिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इनके चित्रों में प्रभाववादियों का प्रभाव, सीजा का अंतराल तथा घनवादियों के तथ्य एवं पारदर्शिता तथा पूर्वी देशों की लिपि का सुंदर समन्वय है। अब आप देखेंगे प्रभाववादी, तो प्रभाववादी आप देखेंगे सबसे पहले आ जाते हैं आपके विसेंट वॉन, सॉरी माफ करना, आपके आते हैं क्लाद मोनी, ठीक है। क्लाद मोनी के का भी इन पर प्रभाव है, एक तरीके से हम कहें उनके प्रभाववाद का प्रभाव है। पाल सेजा उत्तर प्रभाववादी या नव प्रभाववादी, नव प्रभाववादी जो थे, उत्तर प्रभाववादी जो थे पाल सेजा, तो इनका भी इनके ऊपर प्रभाव था। पूर्वी लिपि का भी प्रभाव था। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो किस पर मिलती हैं, तो रामकिंकर बैज पर, बैज में हमको प्राप्त होती हैं, इनके चित्रों में प्राप्त होती हैं। बैज की मूर्तियों की सतह जो थी वो अभिव्यंजनावादी थी। अब कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वन लाइनर होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि राम किंकर बैज की मूर्तियां कैसी थी,
तो जाहिर सी बात है कैसी थी, अभिव्यंजनावादी थी। ठीक है। रामकिंकर बैज ने अपनी अधिकांश मूर्तियां सीमेंट कंक्रीट में बनाई। वो मैंने बताया, वो नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्तियों को कोई कैद करके रखे, उन्होंने खुले मैदान में बनाई। भले ही उन्हें भरी दोपहरी में काम करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्तियों को खुले मैदान में बनाना ज्यादा उचित समझा। बैज ने अपने चित्रों की सार्वजनिक प्रदर्शनी कभी नहीं की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। रामकिंकर बैज की सभी मूर्ति शिल्प खुले मैदान में है। कारण वही है जो मैंने आपको बताया। बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर कोलकाता द्वारा जीनियस ऑफ रामकिंकर नाम से प्रदर्शनी की गई थी, जबकि इन्होंने कोई प्रदर्शनी खुद से नहीं लगाई। बैज फ्रांसीसी मूर्तिकार रोंदा से प्रभावित थे, और मूर्तिकार रोंदा के भी चित्र ऐसे थे। रोंदा भी अपनी मूर्तियों को मोस्टली खुले में बनाता था। जैसे थिंकर मूर्ति देखोगे तो वो भी कहता था कि मेरी कला कैद न रहे, मेरी कला जो है जन जन तक पहुंचे, उसे देखें लोग, है ना। तो ये उसी से प्रभावित थे। रामकिंकर बैज को जनजातीय किसानों का प्रतिनिधि कहा जाता है या प्रतिनिधित्व करते ये दिखाई देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनकी आखिरी मूर्ति, यहाँ जाखिरी लिखा है, आखिरी मूर्ति जो थी वो दुर्गा थी। इनका आखिरी मूर्ति शिल्प दुर्गा 1980 में, जब इनकी 1980 में मृत्यु हुई तो ये अस्पताल में उसी समय थे, और उसी टाइम में इन्होंने दुर्गा मूर्ति बनाई थी। ठीक है। बैज से रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, राम किंकर आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखना। ये पूरा वाक्य कुछ ऐसे था। उन्होंने एक बार राम किंकर बैज से कहा था, तुम खोजो जो तुम्हें चाहिए, और तब तक खोजते रहो जब तक तुम्हें ना मिले, और जब मिल जाए तो आगे बढ़ जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। तो ये पूरा सेंटेंस था जिसका ये कह देते हैं कि राम किंकर आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखना। और इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर ने राम किंकर बैज को शेर के समान शिकार करने पर अपने खून को चूस लेने की सलाह दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि चित्र बनाओ और अपने आप उसका आकलन करो, अगर उसमें गलती लग रही है तो किसी की सलाह लिए बिना खुद उसमें सुधार करो और खुद उसका फिर से आकलन करो। यही इनके शिष्य केजी सुब्रमण्यम रामकिंकर बैज से बहुत प्रभावित थे। केजी सुब्रमण्यम, उन्होंने अपने गुरु को, या हम कह सकते हैं रामकिंकर बैज को, खेपा बाउल मैड मिस्टिक कहा था। ठीक है। क्या कहा था? खेपा बाउल मैड मिस्टिक नाम दिया था। तो ये सारी चीजें आपको इनसे जुड़ी हुई ध्यान रखनी है। अब हम इनकी मूर्ति देख लेते हैं। ये जो संथाल परिवार मूर्ति है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी रंगीन प्रति है। और अगर पेपर में पूछी जाती है तो मोस्टली इस तरीके से दिखाई जाती है, सीमेंट और कंक्रीट में बनी हुई है। यहाँ देखेंगे वही मैंने जो पीछे बताया है कि तराजू में एक पलड़ा, जैसे श्रवण कुमार ने बनाया था उस तरीके से एक पलड़ा बना रखा है, उसमें अपनी बच्ची को बिठा रखा है। उधर उसकी फैमिली की, मतलब वो जो है उसकी संथाल की पत्नी है, यहाँ उसके साथ कुत्ता भी है। फैमिली पलायन करते हुए या जाते हुए या मछली पकड़ के आते हुए, कुछ इस तरीके से उन्होंने दिखाया है इसको। और ये आप मूर्ति देख सकते हैं, ये इनकी कंक्रीट में बनी हुई मूर्ति है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ यही आता है, किसने बनाई है, कहाँ रखी हुई है, और क्या इसका नाम है। ठीक है। माध्यम क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जल रंग में जब ये काम करते थे तो कुछ इस तरीके से इन्होंने चित्र बनाए हैं, आप देख सकते हैं। रामकिंकर बैज के चित्र भी, इनके चित्र जो हैं, जैसे मूर्तियों में मांसलता है वैसे इनके चित्रों में भी काफी मांसलता दिखाई देती है। तो ये तो हुई रामकिंकर बैज की बात। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर नए हैं तो। आपको और भी ऐसी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।